हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चंद्रा एकेडमी। आई एम चंद्रशेखर सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में। तो प्रीपोजिशंस क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। प्रीपोजिशंस का अर्थ होता है संबंध सूचक, अर्थात नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है वही संबंध सूचक यानी प्रीपोजिशंस कहलाता है। तो प्रीपोजिशंस वैसे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके अन्य शब्दों से नाउन या प्रोनाउन का संबंध दर्शाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशंस का प्रयोग कैसे कैसे होता है और कौन कौन से जो शब्द हैं किन किन परिवेश में कैसी कैसी स्थितियों में अपने नए नए अर्थ को जन्म देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या है और उसका प्रयोग कैसे होता है। तो प्रीपोजिशंस जैसे मान लीजिए कि हम इन और इनटू, इन दोनों का अर्थ होता है में। इन और इनटू दोनों का अर्थ में है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में होता है। इन स्थिरता को दर्शाता है, जैसे आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। यहाँ हम लोग देखते हैं कि आई एम इन द रूम से ऐसी स्थिति का ज्ञान होता है जिसमें हम सब स्थिर हैं, कमरे में, मैं कमरे में हूँ और स्थिर अवस्था में हूँ। आई एम इन द रूम यानी मैं कमरे में हूँ और स्थिर हूँ। तो जहाँ स्थिरता होगा वहाँ मैं के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। और इनटू का प्रयोग यह गति को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, द बॉल फेल इनटू द वेल। अब ये देखिए इनटू, गेंद कुएं में गिर गई, अर्थात गेंद गति अवस्था में आकर के कुएं के अंदर प्रवेश की है, गिरी है। तो वहाँ जो में है तो गति को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर इन न हो करके इनटू होगा। तो ये देखिए कि अलग अलग परिस्थितियों को ये प्रीपोजिशंस पैदा करता है, अलग अलग स्थितियों को दर्शाता है। यहाँ इन स्थिरता को और यहाँ इनटू जो है ये गति को दर्शाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन और इनटू का प्रयोग ये अलग अलग होता है। तो अब अगर हम देखते हैं विथ और बाई, इन दोनों का प्रयोग हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि विथ का मतलब होता है से, बाई का मतलब से या द्वारा। जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन विथ का प्रयोग जो होता है जब कोई हम फिजिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, भौतिक सामग्री, और उसको अपने साथ रख करके, अपने हाथ में रख करके हम यूज करते हैं, तो वहाँ विथ का प्रयोग होता है। ये फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है, यानी शारीरिक। तो जैसे आई राइट विथ ए पेन। देखिए
मैं कलम से लिखता हूँ, कलम मेरे हाथ में है, यानी ये शारीरिक गतिविधि है इसमें, और हमने अपने हाथों से कलम का प्रयोग किया है, कलम मेरे हाथ में है, इसलिए यहाँ पर विथ लगा। बाई का प्रयोग कहाँ होता है देख लेते हैं। बाई का प्रयोग, इसका प्रयोग यंत्र, कलपुर्जा के साथ होता है। अभी जो इसका मुख्य प्रयोग है जनरली मैं बता रहा हूँ, जैसे आई गो बाई द ट्रेन, आई गो बाई द ट्रेन, ये हो गया बाई। मैं ट्रेन से जाता हूँ, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन एक यंत्र है, एक कलपुर्जा है। अब दूसरा है इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच। यहाँ आप ध्यान देंगे, मेरी घड़ी में 7 बजे हैं, तो इसका मैं ये नहीं लिखूँगा कि इट इज़ 7 o'clock इन माई वॉच, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर घड़ी जो है ये कलपुर्जा है, यंत्र है, इसलिए यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा। तो एक शब्दों में हम लोग ये समझ सकते हैं कि बाई का प्रयोग यंत्र और कलपुर्जे के साथ किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे? फ्रॉम का अर्थ होता है से, तो फ्रॉम का प्रयोग हम आने, जाने, मिलने, बिछड़ने के अर्थ में करते हैं। जैसे ही केम फ्रॉम मुंबई, आने जाने का हो गया कि वह मुंबई से आया, वह मुंबई से आया। ही केम फ्रॉम मुंबई। टेक केयर लेस्ट योर बेबी शुड फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। देखिए ये दूसरा सेंटेंस है, टेक केयर लेस्ट योर बेबी शुड फेल डाउन फ्रॉम द रूफ। ध्यान रखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा छत से गिर जाए। छत से गिरना, छत से गिरना यानी छत से अलग, ये एक तरह का अलगाव शो कर रहा है। तो इस तरह के अर्थों में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं बिहाइंड, आफ्टर का प्रयोग। इन दोनों का अर्थ होता है, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। लेकिन हम दोनों का प्रयोग जो है कभी कभी पीछे के अर्थ में भी करते हैं, इसका भी पीछे के अर्थ में, इसका भी पीछे के अर्थ में करते हैं। बिहाइंड बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। यह स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को दर्शाता है। जैसे
ही इज सिटिंग बिहाइंड मी। जैसे वो मेरे पीछे बैठा है, तो मेरे पीछे बैठा है तो स्थिर अवस्था में बैठा है, इसलिए यहाँ बिहाइंड होगा। लेकिन जब हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, आफ्टर मीन्स तो बाद में होता है, आफ्टर मीन्स पीछे भी होता है, तो आफ्टर का प्रयोग जब करेंगे कि तो यह मूवमेंट को दिखाता है, यह गति को दर्शाता है। जैसे द चिल्ड्रेन आर रनिंग आफ्टर द बेगर। देखिए यहाँ आफ्टर हो गया। आफ्टर का अर्थ यहाँ बाद में नहीं, यहाँ पीछे के अर्थ में मैंने आफ्टर का अर्थ लिखा है। द चिल्ड्रेन आर रनिंग आफ्टर द बेगर। इसका अर्थ हुआ कि बच्चे भिखारी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो बच्चे भिखारी के पीछे दौड़ रहे हैं, इसमें हम बिहाइंड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं गति अवस्था में हैं, यानी दौड़ रहे हैं, मूवमेंट में हैं और पीछे हैं। तो मूवमेंट में यानी गति की अवस्था में जब हम पीछे हैं तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं, बिहाइंड का नहीं। बिहाइंड का प्रयोग हमेशा स्थिर अवस्था के लिए करते हैं कि मेरे पीछे खड़ा है, मेरे पीछे बैठा है, मैं पीछे हूँ, मैं पीछे बैठा हूँ, ऐसे जो स्थिरता को शो करे वहाँ बिहाइंड लगता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिंस फॉर का प्रयोग। इन दोनों का अर्थ से ही होता है। से, फॉर मीन्स से या तक, दोनों के अर्थ में होता है, तो जनरली से का प्रयोग में होता है। तो सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग निश्चित समय, निश्चित समय के साथ होता है। निश्चित समय यानी निश्चित समय को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय को इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो निश्चित समय के साथ होता है, जैसे सुबह से, सिंस मॉर्निंग। इसको हम सेंटेंस में बना सकते हैं। वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning। ये हो गया। 1981 से, since 1981। सोमवार से, since Monday। जनवरी से, सिंस जनवरी। 4 बजे से, सम का 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे सब होगा। समय का मैं एक एक दे रहा हूँ। 4 बजे से सिंस 4 o'clock etc। बहुत और भी हैं। तो ये है जिनसे निश्चित समय का बोध हो रहा है, हम सिंस लगाएंगे। फॉर का प्रयोग हम देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कैसे होता है। फॉर का प्रयोग इसका प्रयोग अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, इसको पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, और ये फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ किया जाता है।
एग्ज़ाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 2 वर्षों से और 2 years, 1 घंटे से for an hour, 4 दिनों से for 4 days, etc. और भी है जिसको हम लिख सकते हैं। ये था सिंस फॉर का प्रयोग। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में, एक ही शब्द अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ पैदा करता है। जैसे ये इन नोट में हम कुछ लिख देते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इन और इनटू को बताया था, और ये ऑफ को, ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, ऑफ इसका अर्थ होता है का, के, की, तो बहुत सारा अर्थ होता है। लेकिन इसका हम जब प्रयोग करेंगे तो इसका ये देखिए अलग अलग परिस्थितियों में क्या होता है। डाइड के साथ, डाइड के साथ ऑफ का अर्थ, डाइड के साथ ऑफ का अर्थ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो जाता है। देखिए, डाइड ऑफ मलेरिया, died by accident, died from hard work या उंड। तो देखिए, मलेरिया से मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कठिन परिश्रम से मर गया, यानी मरना तो तीनों में है, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में जब वो घटना हुई तो उस घटना को ये जो प्रीपोजिशन है अलग अलग रूप में प्रस्तुत करता है। ये प्रीपोजिशंस उस घटना को अलग अलग दृष्टि से हमारे सामने प्रस्तुत करता है। डाइड ऑफ, डाइड के साथ ऑफ लगता है, यानी बीमारी के साथ, डाइड ऑफ डिजीज़। ये एक्सीडेंट के साथ जब होता है तो डाइड के साथ ऑफ न लग के बाई लगता है, यानी ये अलग अलग स्थिति को दिखाता है। डाइड फ्रॉम हार्ड वर्क, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं।